नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस सांकेतिक भाषा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। असम, केरलम और पुदुचेरी में प्रचार के अंतिम दिन धुआंधार प्रचार जारी। अमित शाह ने असम में यूसीसी लाने का किया वादा। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जीत का किया दावा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी प्रचार चरम पर। राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल में टीएमसी शासन को बताया कुशासन। तमिलनाडु के सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंच रहे जनता के बीच। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गुजरात, आरएसएस और भाजपा पर दिए विवादित बयान पर रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा, पीएम मोदी से नफरत में बिना सोचे समझे बयान दे रहे कांग्रेस अध्यक्ष, देश से मांगे माफी, अध्यक्ष पद भी छोड़ें। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य। व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति 70% तक बहाल। एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग 96% पर पहुंची। खाड़ी में सभी भारतीय जहाज और नाविक पूरी तरह सुरक्षित। दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार का बड़ा उपहार। 1511 कॉलोनियों को जैसा है जहां है के आधार पर नियमित करने की घोषणा। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। होर्मुज को खोलने की समय सीमा नजदीक आने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की तेहरान के खिलाफ बड़े हमले की चेतावनी। ईरान के राष्ट्रपति का पलटवार। कहा, 1.4 करोड़ ईरानी नागरिक जंग में अपनी जान देने के लिए हैं तैयार। शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ। चुनावी राज्यों की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिन में असम, केरलम, पुदुचेरी में मतदान होना है और वहां आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यानी आरोप प्रत्यारोप, वादों और सियासी वार पलटवार का आज अंतिम दौर देखने को मिल रहा है। तीनों ही राज्यों में आज तमाम बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। कोई रोड शो कर रहा है तो कोई जनसभा के जरिए आखिरी कोशिश में जुटा हुआ है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच है, तो विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। आज के बाद सियासी शोर थम जाएगा। आज की ये आखिरी जंग सिर्फ भाषणों की नहीं बल्कि भरोसे की है। देखना दिलचस्प होगा कि 9 तारीख को जनता किसके वादों पर मुहर लगाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के हैलाकांडी में रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक असम को घुसपैठ का मुख्य द्वार बनाया, जिससे कई जिले प्रभावित हुए। अमित शाह ने कहा कि भारत की भूमि पर घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है और भाजपा सरकार बनने पर उन्हें बाहर निकालने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से राज्य में भाजपा की सरकार बनाने की अपील भी की। कांग्रेस पार्टी ने सालों तक असम को घुसपैठ का मुख्य द्वार बनाया। असम के 9 जिले घुसपैठिया बहुल हो गए। मैं आज हैलाकांडी की इस पवित्र भूमि से कहकर जाता हूं, ये भारत की भूमि है और ये कोई धर्मशाला नहीं है। ये भारत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम करेगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केरलम के वायनाड में एक जनसभा को आज संबोधित किया।
कालपेट्टा में आयोजित जनसभा में उन्होंने एलडीएफ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 साल में एलडीएफ शासन में आम लोगों की समस्या बढ़ गई है। In the last 10 years of LDF government, your problems have increased. My biggest frustration really is that when I see problems and I come to you, and as your representative, it is my job to try to resolve those problems, I find that I can do it up to a certain point. But beyond a certain point, if there is no cooperation from the state government, no cooperation from the central government, it becomes very, very difficult for us to do our job in the best way possible. One of the biggest examples of this is the Churalmala Mundakai tragedy. UDF, LDF, all of us inaugurated the project only a few months back, just before the election. On the Congress party's part, we were trying for the entire period to secure the land, to get the paperwork done for the land, and at every step it was difficult. Every step when we needed clearances from the state government, it was difficult to get those clearances. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच चल रही है। दोनों राज्यों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई, जबकि उम्मीदवार गुरुवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान इस महीने की 23 तारीख को होगा। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को 142 विधानसभा सीटों पर कराया जाएगा। चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए मतगणना अगले महीने की यानी 4 मई को की जाएगी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी 3 बार यहां मुख्यमंत्री रहीं, पर यहां के लोगों पर अत्याचार ही हुआ है। टीएमसी ने अपने 3 कार्यकाल के बाद भी बंगाल के हालात को बदतर ही बनाया है। 3 बार आप यहाँ की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की रह चुकी हैं। क्या किया है आपने बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ? जुल्म किया है, अत्याचार किया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है। 3 बार आप यहाँ की मुख्यमंत्री रही। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई है तृणमूल कांग्रेस अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर पश्चिम बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा में लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय बलों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बलों को यहाँ क्यों भेजा जा रहा है, वे यहाँ आकर बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। একদিকে নাম কাটছে, ওদিকে লক্ষ লক্ষ সেন্টার ফোর্স পাঠাচ্ছে। তাদের আমাদের খেতে দিতে হবে, আমাদের পড়তে দিতে হবে, আমাদের জায়গা দিতে হবে, এবং তারা এসে কি করবে? তারা বিজেপির হয়ে কাজ করবে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान पर भाजपा भड़क गई है। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ हेट स्पीच देकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ममता जी के पैरों के तले की जमीन खिसक रही है। घुसपैठियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उनकी सरकार रोकती थी। मैं तो बंगाल में मैंने बहुत काम किया है, देखा है। घुसपैठियों को इनकरेज करती है उनकी पुलिस, बाकी को काम नहीं करने देती है। भाजपा की सरकार आई और कस के काम होगा। तो ये जो पूरा जनता को झूठ के आधार पर डराने का षड्यंत्र ममता जी कर रही हैं, इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूं कि सीआरपीएफ लोगों को पीटने के लिए आ रही है। ममता जी, सीआरपीएफ पीटने के लिए नहीं आ रही है। जो आपके काडर निर्दोष वोटर्स को पीटकर वोट नहीं देने देते हैं, उनके वोट के अधिकार का सदुपयोग करने के लिए आ रही है।
और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का 39वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के करीब 3,42,000 छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए, जिनमें 82 पीएचडी डिग्री भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभावान छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी इस मौके पर मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा को देश के हर नागरिक तक पहुंचाने में इग्नू महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। Today we are witnessing the advancement of new technologies, and we can integrate these technologies with education to enhance both teaching and learning experiences. The institutions such as IGNOU, AIA can enhance distance education by improving student support services and providing personalized learning recommendations. I am sure that we will be adopting it as we are adopting all the new technologies in the fastest way. It can also help the evolution, giving timely feedback to the learners. At the same time, we should ensure accountability and use these technologies responsibly. That is more important. दिल्ली में अनाधिकृत बस्तियों में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब दिल्ली की 1,731 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1,511 कॉलोनियों को जैसा है जहां है के आधार पर नियमित किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिन परिवारों ने वर्षों तक अपने ही घर में रहते हुए भी अधिकार नहीं पाए, उन्हें अब कानूनी रूप से अपने घर का हक मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज इसका ऐलान किया है। हमारी जो 2021 की जो मास्टर प्लान है उसमें टीओडी का जिक्र है, लेकिन कुछ उसमें अड़चने ऐसी ध्यान में आई कि यहाँ टीओडी उस प्रकार से जितनी सफल होनी चाहिए नहीं हो पाई। बदल किए हैं, उस पॉलिसी में जो चेंजेस हैं वो भी आपके सामने बताए जाएंगे। ऐसे ही रेगुलराइजेशन 2019 के अंदर पीएम उदय नाम से हमने मालिकाना हक देने के लिए एक्ट बनाया, लेकिन मालिकाना हक का एक्ट बना, रेगुलराइजेशन करने का काम वो नीचे की सरकारों का था, वो रेगुलराइजेशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। हमने आकर के अब उसको रेगुलराइजेशन का हाथ जोड़ा है। आज से वो रेगुलराइजेशन के सारे नियम लागू करके अब लोग आगे आकर अपने मालिकाना हक की रजिस्ट्री भी कराएंगे, और किसी को नया मकान बनाना है तो उसके लिए भी विधिवत एमसीडी के माध्यम से उसका प्लान वो तैयार करके उनको दिया जाएगा। 2019 में अवैध कॉलोनियों के लिए पीएम उदय योजना को लागू किया गया था। इसके तहत भवन को नियमित करने की योजना थी। उस समय केवल 40,000 मकानों को नियमित किया गया था और इसकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब इसे तेजी से लागू किया जा रहा है। अब वर्तमान स्थिति के आधार पर नियमितीकरण होगा और नए निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पश्चिम एशिया में जारी रेगुलराइजेशन के सारे नियम लागू करके अब लोग आगे आकर अपने मालिकाना हक की रजिस्ट्री भी कराएंगे, और किसी को नया मकान बनाना है तो उसके लिए भी विधिवत एमसीडी के माध्यम से उसका प्लान वो तैयार करके उनको दिया जाएगा ताकि नए मकान में बना सकें। जहां तक पहले के नियम थे कि उन नियमों का पालन करने के बाद जिन्होंने उसमें उल्लंघन किया हुआ है उनको अपने बिल्डिंग्स या तो तोड़नी पड़ती या उसके अंदर एनक्रोचमेंट जो है उसको खत्म करना पड़ता। नॉर्म्स अलग अलग हैं, रोड्स के, गलियों के सब अलग हैं। बनी हुई कॉलोनीज को आप एकदम तोड़ के ठीक कर देंगे, कोई उस नॉर्म पर पूरा उतर सकता नहीं। हमने उसी में से फिर नई चीज निकाली, एज इज वेर इज बेसिस पर जो आज की डेट में बना है उसी को रेगुलराइज कर रहे हैं। हाँ, आज के बाद नया बनाएंगे तो फिर एमसीडी की परमिशन से बनाएंगे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है।
जिसमें क्षेत्रीय स्थिति, सुरक्षा, कूटनीति और भारत के दृष्टिकोण पर जानकारी दी गई है। मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% हो गई है। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है। भारत सरकार ऑलरेडी 70% तक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रेस्टोर कर चुकी है। कल लगभग 6,500 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई और अगर इसको हम 19 किलो के सिलेंडर्स के टर्म्स में देखें तो लगभग 3.5 लाख होता है। भारत सरकार ने एक नया ऑर्डर इशू किया है और इस ऑर्डर के द्वारा 5 किलो एफटीएल सिलेंडर की सेल को डबल करने की बात की गई है। कल लगभग 1 लाख सिलेंडर, 5 किलो के 1 लाख सिलेंडर्स की सेल हुई है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि इस बदलती हुई स्थिति और परिदृश्य के बीच सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल मूल्य निर्धारण की स्थिति से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। Of this evolving situation and scenario, the government has taken a number of steps to tackle the situation. On the ATF pricing, as you are all aware, a week ago it was due to the timely intervention by the government on the pricing of aviation turbine fuel, which constitutes around 40% of total operational costs of airlines, which has ensured that domestic airfares have remained stable. Some operational relaxations have also been extended, especially in the case of those longer routes, like I mentioned, to manage the strain on longer routes, basically, for which the DGCA has temporarily relaxed pilot flight duty time limitations to prevent acute crew shortages. अंतर मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है कि समुद्री क्षेत्र में भी स्थिति सामान्य है। सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और जहाज़ों का संचालन जारी है। The ports remain operational and normal in India with no congestion reported. State maritime boards have also confirmed about smooth functioning. The ministry continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions, maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का लक्ष्य भारतीय कला, संगीत और विरासत को डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी के माध्यम से दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना है। दूरदर्शन के महानिदेशक के सतीश नंबूदरीपाद ने इस साझेदारी को एक नए मील के पत्थर के रूप में सराहा है। Any good content being generated by any government, non-governmental or especially the government institutions, we are the best carriage to reach it across to all the people. And extremely thankful to ICCR for the step that, whatever work, salient and, extremely seminal work that they are doing for the propagation of the country's culture and cultural artists. Outside the country, we'll be happy to take it to the people within the country in a major way. ICCR की महानिदेशक के नंदिनी सिंगला ने इस साझेदारी को दोनों संगठनों के लिए प्रभावशाली बताया। ये साझेदारी ICCR के मिशन को और भी विस्तृत करेगी, जिससे भारतीय संस्कृति और कला की वैश्विक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। Doordarshan, as the biggest
network in India with a lot of access into rural India, into various strata of Indian society, is our ideal partner. We are very happy that we are now going to leverage Doordarshan's digital media platforms, social media, because today's youth is connected through those channels. So we are very excited about making all this available to a larger audience in India and abroad through Prasar Bharati and Doordarshan. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत के बाद आई शांति के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को बस्तर के समग्र विकास का एक विस्तृत और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट भी सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख का जिक्र अपने सोशल मीडिया पर किया है। पीएम मोदी ने लोगों से अन्नपूर्णा देवी के लेख को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रतिनिधित्व का वास्तविक प्रभाव में बदलना आवश्यक है। सरकार ने हमेशा नारी शक्ति को हर रूप में प्राथमिकता दी है, इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी की नींव रखते हुए भारत महिला नेतृत्व वाली शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। ये विकसित भारत का एक प्रमुख स्तंभ भी है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के लेख में आगे की कार्य योजना का विवरण दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सेंट किट्स और नेविस के विदेश मामलों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उद्योग, वाणिज्य और उपभोक्ता और आर्थिक विकास और निवेश मंत्री डॉक्टर डेजिल एस डगलस से मुलाकात की और मुलाकात की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, आज सेंट किट्स और नेविस के विदेश मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उद्योग, वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों, आर्थिक विकास और निवेश मंत्री डॉक्टर डेजिल एस डगलस की मेज़बानी करके मुझे बेहद खुशी हुई। हमने विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल क्षमताओं और आपदा राहत पर चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुए विचारों के आदान प्रदान की सराहना की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना वैश्विक बाजारों में भारतीय ब्रांड्स को बढ़ावा देने और वैश्विक खाद्य निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से की गई एक बड़ी पहल है। इस योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है, जिसके लिए कुल 10,900 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 7,722 करोड़ के कमिटेड इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कुल 9,207 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। देश भर में 274 यूनिट्स को कवर करते हुए कुल 128 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम ने MSME सेक्टर से भी मजबूत भागीदारी पक्की की है। The investment period under the PLI scheme is in the first 3 years, that is up to March 2024. So we had a committed investment of 7,722 crore as a target, and against that the PLI approved companies have made an investment of 9,207 crore. So there is an aggressive investment happened in the first 3 years of the PLI period. And in terms of employment, the PLI companies have generated an employment opportunities for around 3.29 lakh, both direct and indirect employment opportunities. Millet products in terms of sales is around 20 times in the last 3 years. They have increased by the PLI companies. And in terms of millet procurement also it is 15 times. In marine the growth is little bit less, and then RTC, RTE and fruits and vegetables, processed fruits and vegetables, the growth has been more than 10%. इस खबर के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।